तो हिस्ट्री में आपके चैप्टर नंबर 8 और 9 नहीं आ रहा है, तो इससे हमारी बुक थर्ड स्टार्ट होती है। बुक थर्ड का जो पहला चैप्टर है वो एक्चुअल में आपका 10th चैप्टर है ओवरऑल हिस्ट्री का, क्लास 12th का, जिसका नाम है कॉलोनलिज्म एंड कंट्री साइड। कॉलोनलिज्म, गांव के एरिया में ये जो अंग्रेजों का जो शासन था हिंदुस्तान में, वो गांव के एरिया में क्या इफेक्ट डाल रहा था, हम सब उसके बारे में पढ़ेंगे। और गांव का मतलब सिर्फ खेती बाड़ी वाले इलाके नहीं होते हैं, गांव के अंदर आपके जंगल वंगल वाले एरिया भी आते हैं। उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो जो जंगल में रहने वाले लोग थे, जंगलों में रहने वाली जो ट्राइब थी, जिसको शेड्यूल ट्राइब आज में बोला जाता है, उनका और जंगल खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, उनका भी आपस का रिलेशन दिखाया जाएगा। किस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे में सबको फंसाया। हम सारे एक्सप्लॉयटेशंस पढ़ेंगे। इसके अंदर सारे जितने भी हमारे को इसका डेटा मिला है वो आपका रेवेन्यू आर्काइव्स एंड पुराने जितने भी डेटास थे उसके थ्रू मिला है। एंड किस तरह से हम लोग भी शाणे लोग थे हिंदुस्तानी, और वो अंग्रेज़ों को बेवकूफ़ बनाया करते थे, वो भी इसके अंदर आप पढ़ेंगे। देन किस तरह से जो है वर्ल्ड वॉर्स ने इफ़ेक्ट करा, सिविल वॉर वगैरह हुई, उसने किस तरह से हमारी कंट्री को इफ़ेक्ट किया, यूएस की सिविल वॉर ने किस तरह से जो है हमारे यहाँ पे लोगों को लूटा जाता था। एंड एक टाइम ऐसा है कि इतना ज़्यादा हम प्रेशराइज्ड हो गए हमारे किसान की, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। इस चैप्टर्स में एक बहुत फेमस आपको दो वर्ड्स आएंगे, पहाड़ियाज एंड सांथल्स, जिसके बारे में भी हम फर्दर रीड करेंगे। तो आ जाते हैं सीधा आपका पेज 258, बंगाल एंड द जमींदार। ठीक है। As you know, colonial rule was first established in Bengal. तो सबसे पहले अंग्रेजों का शासन कहाँ पे स्थापित हुआ था? बंगाल के अंदर स्थापित हुआ था। It is here that the earliest attempts were made to reorder rural society and establish a new regime of land rights and a new revenue system. तो जो सोशल ऑर्डर को चेंज करने की प्रक्रिया थी, जो आपका जो है नए नए लॉज, नए नए रेवेन्यू सिस्टम्स लाने की जो स्टार्टिंग थी, वो हर चीज़ आपका बंगाल से होकर जाती थी। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्शन इन बर्दवान। बर्दवान एक इलाका था आपका, जहाँ पे अगर आप अपना टैक्स नहीं भर पा रहे हो, अपनी पेमेंट नहीं दे पा रहे हो, तो उसके बदले आपकी ज़मीन को बेचा जाएगा, उसकी बोली लगाई जाएगी। एक ऑक्शन के बारे में अब हम रीड करेंगे। ठीक है। नाउ इट्स अ वंडरफुल स्टोरी। बर्धमान करके आपका जो है बंगाल में एक इलाका है। तो वहाँ पे क्या होता था, हर इलाके को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया गया था। एंड वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको टैक्सेस भरने होते थे। तो ऐसे ही राजा के अंडर भी जो एरिया आता था उसको उसका टैक्स भरना था वहाँ के राजा को। तो अब राजा का टैक्स एक्यूमुलेट होता चला गया, राजा उसको पे नहीं कर रहा था। लेट्स सपोज अगर उसको 1 लाख रुपए का टैक्स देना है, 5 साल तक उसने 1 1 लाख रुपया नहीं दिया, तो उसका 5 लाख रुपए का एक टैक्स एक्यूमुलेट हो गया जो उसको पे करना है। उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके बोला कि भाई तेरे 5 साल हो गए, तूने 5 लाख रुपए नहीं दिए, अब हम तेरी जमीन बेचेंगे। उसने कहा ओके, बेच दो। उसने बेचने लगवा दी। ठीक है, उन्होंने ऑप्शन करी, बोली का दिन सेट हुआ कि इस दिन बोली लगेगी, इस दिन ऑप्शन होगा। एंड लोग दूर दराज से आएंगे, सब बोली लगाएंगे, और जो अच्छी बिडिंग देगा, जो अच्छे पैसे देगा, वो लैंड ले जाएगा। एकदम क्लियर। नाउ बोली स्टार्ट हुई। अब अगर वहां पे 100 लोग आए हैं बोली लगाने के लिए, उसमें से 95 पीपल जो होते थे वो राजा के अपने भेजे हुए लोग होते थे। ठीक है, उसका रिश्तेदार हो गया, उसका सर्वेंट हो गया। तो 100 में से 95 लोग राजा के बंदे खड़े होते थे। ठीक है। तो अगर कोई कह रहा है 1 लाख रुपया, तो ये बोलेंगे 1 लाख 2 हजार, 1 लाख 3 हजार। ऐसे करते 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 हाईएस्ट बिडिंग कहाँ तक कर देंगे, 2 लाख रुपए तक कर देंगे। तो 2 लाख रुपए में वो बिडिंग हो जाती थी। वो लैंड जो है वो 5 लाख जिसका टैक्स बन गया था, वो 2 लाख रुपए में बिक जाती थी। राजा छुपके से ही उसको पैसे दे देता था कि हाँ जी, जो उसके बिहाफ पे बिडिंग करने गया है राजा, मतलब कि जो भी बिडिंग करने आया है और जो कि राजा का ही भेजा हुआ आदमी है, उसको राजा चुपके से 2 लाख रुपया दे देता था कि जा ये लैंड दे दे। तो पहले जहाँ पे राजा को 5 लाख रुपए टैक्स देना था, अब राजा ने सिर्फ 2 लाख रुपए दिए, राजा की वो लैंड राजा को वापस मिल गई। तो इससे किस किस का फायदा हुआ? सरकार को ये लग रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि हमने तो जमीन बेच दी। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पता ही नहीं है कि पीछे से वो उस राजा का ही बंदा गया हुआ है ऑप्शन के अंदर। ठीक है। इनको ये हो गया कि हमारी रिकवरी होगी, चलो 2 लाख रुपए की सही हमारी रिकवरी तो हुई। इनको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को लगता है, राजा को क्या खुशी मिलती थी कि 5 लाख देने की जगह 2 लाख में काम हो गया। तो इट वॉज अ विन विन सिचुएशन, और इस तरह से आप बेवकूफ बनाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये बात समझ में आई? डाउट?
कंपनी में ऑप्शन पे चढ़ाई, और ऐसा नहीं कि राजा दे नहीं पा रहा था, राजा देना नहीं चाह रहा था। ठीक है, मैं क्यों दूं 5 लाख जब मेरा काम 2 लाख में हो रहा है? तो 5 साल बाद 2 लाख रुपए दे दूंगा, 3 लाख का मुनाफा। ठीक है। अब ना यहाँ से आपको जो क्वेश्चन बनता है 1 मार्कर, सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट कहाँ आई? बंगाल में आई। कौन से ईयर में आई? 1793 में आई। परमानेंट सेटलमेंट क्या होता था? परमानेंट सेटलमेंट के अंदर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिक्स कर दिए थे रेवेन्यूज, कि आपको इतने इतने रेवेन्यूज देने हैं, इतने इतने टैक्सेस भरने हैं। और जो इंसान जो है वो टैक्सेस नहीं भर पाएगा, जिसका रेवेन्यू काफी एक्यूमुलेट हो जाएगा टैक्सेस का, उसकी जो है लैंड को ऑप्शन के लिए दे दिया जाएगा। ये परमानेंट सेटलमेंट का सारा पीछे बैकग्राउंड है। ये आपको 1 मार्कर में आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, ये उसका पैलेस है, नीचे फोटो बनी हुई है, जिसको ऑप्शन पे लगाया जाता था। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ इज द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू। परमानेंट सेटलमेंट के जो है, जो ये लगी थी, ये आपका परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल में आया था, उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी, क्यों लोग टैक्सेस नहीं भर पा रहे थे, इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, वो हम पढ़ेंगे। ना द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू, ये जिस तरह से बर्दवान के राजा ने बेवकूफ़ बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी को, ऐसे ही बहुत सारे लोग थे, अराउंड 75% ऑफ पीपल यही करते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को बेवकूफ़ बनाया करते थे। अब ये परमानेंट सेटलमेंट के पीछे की कथा क्या है, क्यों ये परमानेंट सेटलमेंट लाया गया? तो सबसे पहले इनका ये मानना था कि अगर हमें किसी भी एरिया से टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, किसी भी एरिया को जो है उससे ज़्यादा टैक्सेस लेने हैं, ज़्यादा उसके लिए, तो उसके लिए उस लैंड को इम्प्रूव करना होगा, जहाँ पे इससे वो एग्रीकल्चर लैंड को बेटर करना होगा। और उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, कि इन्होंने फिक्स कर दिया कि हम आपसे इतना ही पैसा लेंगे, और चाहे आप उसके ऊपर 1 लाख कमाओ या चाहे आप 4 लाख कमाओ, हम आपसे 50,000 का ही टैक्स लेंगे। तो जब आपके टैक्सेस फिक्स हो जाएंगे, आपको ये श्योर हो जाएगा कि मुझे 50,000 रुपए से ज्यादा टैक्स नहीं देना है, तो उससे क्या होगा, जो वो आपके वहाँ के राजा हैं, जमींदार हैं, वो क्या सोचेंगे, इसको तो सिर्फ 50,000 रुपए देने हैं, बाकी ऊपर से मैं जो मर्जी कमाऊँ वो तो मेरी जेब में जाना है। तो वो इंसान क्या करेगा, वो जमीन को बेटर करने में इन्वेस्ट करेगा, जमीन को और अच्छा करेगा, ताकि वो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए कमा सके, और 50,000 रुपए जो है इनको दे, और बाकी सारी की सारी उसकी अपनी पर्सनल इनकम हो जाए। बट इसके अंदर क्या हुआ, और ये चाहते थे कि सारे लोग रिच बने, ताकि बाद में चल के हम टैक्स बढ़ाएं तो सबको मिल जाए। बट अब इन्होंने क्या चीज एक करी, इन्होंने जमींदार वगैरह जो थे उनको बोला कि आपको अपने पूरे गांव से टैक्स कलेक्ट कर करके लाना है, और आपने हमें ये देना है। अब बीच में जो है, अब जमींदार को क्या लालच आ गया, कि ठीक है, अगर ये लोग 50,000 का टैक्स मांग रहे हैं, कि इनको 50,000 चाहिए, मैं गाँव में आके बोलूंगा कि इनको 1 लाख का टैक्स चाहिए, जो ऊपर का 50,000 होगा वो मेरी जेब में आ जाएगा। तो जो रियल बेनिफिट अंग्रेज लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले तो थोड़ा बहुत देना भी चाहते थे हिंदुस्तानियों को, बीच के जमींदार अपना कमीशन बनाने के चक्कर में वो फायदा पहुंचने नहीं दे रहे थे। ठीक है। एंड इसमें आपको एक फोटोग्राफ है, वो अंडरलाइन कर लेना। ये फोटोग्राफ है चार्ल्स कॉर्नवालिस की, एंड ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड परमानेंट सेटलमेंट जो है इनके अंडर इंट्रोड्यूस हुई थी। तो 1 मार्कर क्वेश्चन है कि परमानेंट सेटलमेंट किसके अंडर आई थी? चार्ल्स कॉर्नवालिस के, 1793 में। वाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट, ये आपका क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है, कि परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में फेल क्यों हो गई, तो वो अब हम पढ़ेंगे। रीड करो। तो 4 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से जमींदारी सिस्टम फ्लॉप हो गया बंगाल में। तो in the early decades after the permanent settlement, however, zamindars regularly failed to pay the revenue demand and unpaid balances accumulated. तो जमींदारों को ये कार्य दिया गया कि आप जो है जाके टैक्स कलेक्ट करके लाएंगे और हमें ये टैक्स देंगे। पर हर बार ऐसा हुआ कि जो जमींदार थे वो खाली हाथ लौटते थे, बहुत ज्यादा अच्छा टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इसके 4 मुख्य कारण थे, ये आपको पेपर में 3 मार्क्स का टॉपिक आ सकता है। सबसे पहला कारण था कि इन्होंने जो इनिशियल डिमांड करी अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स की, वो बहुत हाई करी। अगर उनको 10,000 मांगने चाहिए थे ना, उन्होंने सीधा 50,000 मांगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये सोचा कि आज हमने फिक्स कर दिया तो अगले 5-7 साल हम बढ़ा नहीं सकते, हमें तो यही अमाउंट रखना पड़ेगा, तो एक बार ही ऐसा ले लो कि मजा आ जाए, पता ना ऐसा ना हो कि हमने आगे कोई घाटा कर दिया, ऐसा कोई हमें फीलिंग ना है, तो एक बार ही ज्यादा ले लो। ठीक है। तो उन्होंने जो है शुरू में ही टैक्स ज्यादा रख लिया, बहुत ज्यादा रख लिया। ठीक है, कि हम इसको बढ़ा तो पाएंगे नहीं, तो पहले ही ज्यादा ले लो। सेकेंडली, जो उनकी डिमांड इन्होंने टैक्स रखा था, टैक्स की डिमांड करी थी, वो उस समय करी जब
एग्रीकल्चर प्राइसेस अच्छे नहीं चल रहे थे, जब माहौल ठंडा पड़ा था, जब एग्रीकल्चर आउटपुट अच्छा नहीं चल रहा था, डिमांड सप्लाई इतनी बढ़िया नहीं चल रही थी, तो उस टाइम पे ऑलरेडी मंदी का जो टाइम है, जब लोगों की जेब में ऑलरेडी पैसा नहीं है, और उस टाइम पे तुम इतना ज्यादा टैक्स मांग लोगे तो कहाँ से वो देंगे। थर्ड था आपका द रेवेन्यू वाज इनवेरिएबल रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था कि आपने जो डिसाइड कर लिया सरकार ने, उस साल बारिश हुई है नहीं हुई, सूखा पड़ा है, बाढ़ आई है, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी को। उन्होंने टैक्स फिक्स कर दिए थे कि इतनी जमीन का इतना टैक्स देना ही देना है, तो जिसकी वजह से लोग नहीं दे पाते थे। और उसके अंदर एक सनसेट लॉ होता था, वन मार्कर में याद रख लेना, कि जो सी तारीख बोली गई है उस तारीख की शाम तक अगर ये पैसे लेकर नहीं आया सामने वाला बंदा, तो उसकी जमीन बेच डालो। एंड फोर्थ, परमानेंट सेटलमेंट जो है वो सिर्फ जमींदार को पावर देता था पैसे कलेक्ट करने की, तो सिर्फ जमींदार को ऊपर कर दिया और उन्होंने बाकी सबको दबा दिया, तो बाकी सब लोग जो है जमींदार के थोड़ा सा चिड़चिड़े हो गए, जमींदार को भी नापसंद करने लग गए, तो पैसा देना भी चाहे तो वो नहीं दे रहे थे, जानबूझ के दबा रहे थे। तो इसके अंदर क्या हुआ कि ये 4 रीजन थे। ज्यादा टैक्स लेना, उस समय पे ज्यादा टैक्स लेना जब ऑलरेडी काफी डिप्रेशन का टाइम चल रहा है। थर्ड, आपके जो है आ, आपका बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल वो टैक्सेस सिस्टम ना होना, इररेस्पेक्टिवली बारिश हो रही है, सूखा पड़ रहा है, उससे इनको कोई लेना देना नहीं था। देन आपका जो है फोर्थ, कि ये सिर्फ पावर दी इन्होंने जमींदार को, किसी और को कोई पावर नहीं दी। नाउ अगला क्वेश्चन, कंपनी ने रिकॉग्नाइज करा, ये लेटर ऑन का टाइम है, जब आपका ये स्टार्ट हो गया था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम और जो फ्लॉप होने की कैटेगरी पे आया था, तो कंपनी ने रिकॉग्नाइज करा कि जमींदार इंपॉर्टेंट तो है, पर इसकी पावर को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर इसकी पावर को कंट्रोल नहीं करा तो यही हमारे सिर पे बैठ के नाचेंगे। उसके लिए क्या करा क्या नहीं करा वो हम पढ़ेंगे, इतना एक्सप्लेन करने दो। तो कंपनी ने 4 स्टेप लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ताकि वो जमींदार की पावर को खत्म कर सके। सबसे पहले जमींदार के पास अपनी एक आर्मी होती थी, उसके पास कुछ लोग होते थे, उनको हटवा दिया गया। उसके बाद जमींदार की जहाँ अपनी कचहरी होती थी, अपने खुद के कोर्ट्स होते थे, इनके पर्सनलाइज कोर्ट्स, उनको खत्म करवा दिया कि आपके कोर्ट्स नहीं रहेंगे, या फिर आपके जो कोर्ट्स हैं उनको हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे, वो आपके हिसाब से नहीं हमारे हिसाब से चलेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से। उसके बाद जमींदार की जो थी वो लोकल जस्टिस, लोकल पुलिस वाली जो उनकी यारी दोस्ती थी वो खत्म करवा दी, कि हमसे बात करो जो करनी है, आप ये लोकल पुलिस से आप कांटेक्ट नहीं करोगे। फिर इन्होंने आईएएस आईपीएस का कॉन्सेप्ट निकाल दिया था कि इनके जो है कलेक्टर्स जाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो सारा कुछ देखेंगे, जमींदार की सारी पावर लेके उन कलेक्टरेट्स को दे दी गई थी। और अगर कोई राजा जो है, किसी कोई जमींदार बड़ा, कोई राजा बड़ा फेल हो जाता है अपना टैक्स पे करने में, तो वहां पे कलेक्टर सीधा डायरेक्टली पहुंच जाया करता था और उसकी सारी जमीन बेचने पे लगा दिया करता था। तो जमींदार की जितनी पावर थी वो खींच के कलेक्टर के हाथ में दे दी गई थी। जमींदार की अपनी जो उसकी पूरे समाज में चाहे पुलिस वालों के साथ जो साठगांठ थी, जो कचहरी थी, वो सबको खत्म कर दिया, उसकी स्टैंडिंग आर्मी भी खत्म कर दी गई। तो इस तरह से जमींदार को खूब दबाया गया। ठीक है। At the time of rent collection, an officer of the zamindar, usually the amla, came around the village, but rent collection was a perennial problem sometime. अब ये जो है रेंट कलेक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, दो दिस पैराग्राफ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मैं रीड कर देती हूँ। सबसे पहले रेंट कलेक्शन के लिए जो ऑफिसर आता था जमींदार का जो ऑफिसर जाता था उसे अमला कहते थे, वन मार्कर में आ सकता है। ठीक है। टैक्स की प्रॉब्लम थी, लोग नहीं भर पाते थे अपने टैक्सेस, अपने जो भी उनके जो भी बनते टैक्स कलेक्शन में, क्योंकि बैड हार्वेस्ट होती थी, अच्छी खासी उपज नहीं होती थी, प्राइसेस बहुत कम मिलते थे, पेमेंट जो है इनको किसानों को लेट मिलती थी, टाइम पे नहीं मिलती थी। जो अमीर जो जोतेदार मंडल्स वगैरह थे, वो जमींदार को तंग करके ज्यादा खुश थे, कि इसको जमींदार अगर तंग हो रहा है, जमींदार को पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो और भी अच्छा है, क्योंकि इनके आपस में बना नहीं करती थी। और जमींदार जो है उसके गांव में अगर कोई टैक्स नहीं भर रहा है तो उसके ऊपर केस कर सकता है, पर वो केस अपने आप में बहुत लंबा था। बर्दवान के अंदर देखा गया था कि जो जमींदार थे उन्होंने 30,000 केसेस डाल रखे थे, बट उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं हुआ था। तो ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से लोग पेमेंट नहीं कर पाते, जमींदार अपना काम जो है टैक्स कलेक्शन का नहीं कर पाते थे। अभी के लिए इतना रखते हैं, आगे मैं और कंटिन्यू करवा दूंगी। हमने लास्ट क्लास में ऑप्शन इन बर्दवान करा था, प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू करा था, जमींदार क्यों डिफॉल्ट करते थे ये पढ़ा था, और जमींदार को पावर से कैसे हटाया गया था ये करा था। आज हम टॉपिक करेंगे राइज ऑफ जोतेदार। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्कर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से करना कि जोतेदार कौन थे,
ठीक है, जमींदार का और जोतेदार का क्या प्रॉब्लम था वो पढ़ना है आपको। इस पेज के अंदर ही सारा ये क्वेश्चन है। ये आपको 8 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, पर ये बोर्ड्स में ज्यादातर 3 मार्कर्स में आया, मतलब 4 मार्कर्स में आता था, अब आपके 3 मार्कर्स में शिफ्ट हो गए हैं 4 वाले क्वेश्चन, तो ये 3 मार्कर्स में आ सकता है। तो राइज ऑफ जोतेदार्स आपको सेकेंड लाइन से करना है। इन नॉर्थ बंगाल अ ग्रुप ऑफ रिच पेजेंट्स वर कंसोलिडेटिंग देयर पोजीशन इन विलेजेस। तो जो नॉर्थ बंगाल एरिया था आपका, बंगाल का नॉर्थ वाला पार्ट, वहाँ पे काफ़ी सारे पेजेंट्स बहुत अमीर हो गए थे, जिनको जोतेदार बोला जाता था। इनको जोतेदार कहते थे। जोतेदार had acquired vast area of land sometime as much as several thousand acre, कई कई हजार एकड़ों जमीन इनके पास होती थी। ये इतने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड के होते थे। लोकल ट्रेड ये हैंडल करते थे, मनी लेंडिंग ये करते थे, इनकी पावर बहुत होती थी, ये गरीब कल्टीवेटर्स के काफ़ी सपोर्ट में रहते थे, और इनकी जो लैंड होती थी इसके ऊपर दूसरे कल्टीवेटर आके काम किया करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, द पावर ऑफ जोतेदार वॉज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ जमींदार। जमींदार से ज़्यादा फेमस जो था जोतेदार होता था गाँव के अंदर, क्योंकि जोतेदार जो था अपना खुद का गाँव का बंदा था सबसे पहली बात, और वो खुद पेजेंट था, तो पेजेंट की परेशानी दूसरा पेजेंट बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए जोतेदार को ज्यादा लोग पसंद करते थे। जमींदार जो थे वो शहरी इलाके में रहते थे, जोतेदार गांव के अंदर ही रहते थे, और इनका लोगों से डायरेक्ट कनेक्शन होता था, डायरेक्ट बातचीत होती थी, इसलिए गांव वाले भी जोतेदार को ज्यादा पसंद करते थे। दे फियर्सली रेजिस्टेड एफर्ट्स बाय जमींदार टू इंक्रीज द जमा ऑफ द विलेज। तो जोतेदार की हमेशा कोशिश रहती थी कि जब भी जमींदार आ रहा है टैक्स कलेक्शन के लिए और वो टैक्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो जोतेदार रिवोल्ट करने लगते थे और गांव वालों को भी भड़काते थे कि इसको ज्यादा पैसे जमींदार को नहीं देने। ठीक है, ये जो है रियोट्स को, छोटे जो लैंड ओनर्स थे, इन सबको जो है इकट्ठा करके जमींदार के अगेंस्ट खड़ा करते थे। पैसे होने के बावजूद भी ये लोगों को मना कर देते थे कि तुम जमींदार को पैसे नहीं दोगे। इनको मजा आता था जोतेदार को जमींदार से पंगे लेने में। जोतेदार जो थे नॉर्थ बंगाल में सबसे ज्यादा थे, ये रिच पेजेंट्स थे और ये काफी कमांडिंग लोग थे, एंड इनको अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम दिए गए, जैसे कि होवलदार नाम दिया गया, कहीं पे इनको गंतीदार, कहीं पे मंडल, ये सारे नाम दिए गए। इस पेज में ये सारा इंपॉर्टेंट है। Then page 262 source 1 जोतेदार ऑफ दिनाज इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये जो आपको एक पैराग्राफ है, ये फ्लो चार्ट है, ये इस बार बोर्ड में आया था, इसको मार्क कर लीजिएगा। ये 1 मार्कर में इसी साल आया है फ्लो चार्ट। ठीक है, अब इसको समझो ये क्या है फ्लो चार्ट। सबसे पहले आपकी जो है नीचे जो है आपके रेयोत हैं, अंडर रेयोत हैं। ठीक है, रेयोत अंडर रेयोत जो है आगे रेयोत को पैसे दे रहा है, रेयोत आगे जोतेदार को दे रहा है, रेयोत और जोतेदार आपस में भी कनेक्टेड है। रेयोत के ऊपर जमींदार है, जोतेदार के ऊपर भी थोड़ा सा जमींदार है, जमींदार आगे कंपनी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। आपको ये फ्लो चार्ट फिल करने के लिए आएगा पेपर में, ये फिल करने के लिए आया था। सेम फ्लो चार्ट दे दिया आपको, जोतेदार गायब कर दिया बीच में से, या जमींदार गायब कर दिया बीच में से, तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, तो जमींदार किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे? सबसे पहले ये कंपनी को रेवेन्यूज देते थे जमींदार। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेवेन्यू डिमांड जवा और द विलेजेस, ये जो जितने भी विलेजेस इनके अंडर आते थे उनको बता देते थे कि तुम्हारा इतना शेयर है, तुम्हें इतना टैक्स भरना है, तुम्हें इतना टैक्स भरना है। ईच विलेज रेयोत बीइंग बिग और स्मॉल पेड रेंट टू द जमींदार। तो रेयोत क्या होते थे? गांव होते थे। ठीक है, तो आगे जो है जोतेदार गेव आउट लोन्स टू रेयोट्स एंड सोल्ड देयर प्रोड्यूस। तो जोतेदार क्या काम करता था? जितने भी गांव वाले होते थे उनके सामान को बेचना, उनको उधार देना, ये सारा काम जोतेदार किया करता था। रेयोट्स क्या करते थे? ये लैंड पे कल्टीवेशन करते थे, और जो उनके भी नीचे अंडर रेयोट्स पड़ते थे, ठीक है, पेजेंट के नीचे भी जो सब पेजेंट पड़ते थे उनको भी सैलरीज वगैरह देने का काम किया करते थे। आपको ये फ्लो चार्ट याद करना है, पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके आपके जो ये प्री बोर्ड्स वगैरह होंगे स्कूल में उसमें आ सकता है। बोर्ड्स में इसी साल आया था, तो अब जो है 2021 के पेपर में आने के चांसेस थोड़े से कम है, बट करके जाना। नाउ द जमींदार रेजिस्ट। द अथॉरिटी ऑफ द जमींदार इन रूरल एरिया हाउएवर डिड नॉट कोलैप्स। ऐसा नहीं था। हाँ जी, नेक्स्ट पैराग्राफ, जमींदार रेजिस्ट। तो faced with an exorbitantly high revenue demand and possible auction of their estate, they devised new way of surviving the pressures, new context produce new strategy। अब ये जो जमींदार लोग थे ये भी समझदार लोग थे। ठीक है, इनको ये समझ में आ रहा था कि गांव से तो पैसा आ नहीं रहा। ठीक है,
नहीं आ रहा। अब इसमें इसको ये डर लगता है जमींदार को कि अगर मैं पैसा नहीं दे पाया कंपनी को तो कंपनी क्या करेगी, मेरी प्रॉपर्टी बेच देगी। अब उससे को कैसे हैंडल करूं, ये जमींदार यहाँ पे दिमाग चलाता था। सबसे पहला तरीका था अपने आप को बचा के रखने का, दैट वाज फिक्टिशियस सेल, जो राजा बर्दवान ने करी थी। Fictitious sale was once a strategy. The Raja of Burdwan, for instance, first transferred some of his zamindari to his mother, since the company had decreed that the property of women would not be taken over, and a second move, his agent manipulated the auctions. तो अब इसने क्या करा, सबसे पहले इससे समझदारी का काम क्या करा, इसके घर में जितनी औरतें थी बर्दवान ने, उसी तरह जमींदार भी करते थे, उसके घर में जितनी औरतें होती थी, थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी इन सब औरतों के नाम कर दिया करते थे ऑन पेपर्स, ये दिखाने के लिए, जस्ट बिकॉज, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका रूल था कि औरत की प्रॉपर्टी को कभी भी बेचा नहीं जाएगा। तो सबसे पहला स्मार्ट वर्क करा, औरत के नाम प्रॉपर्टी कर दी। फिर दूसरा इन्होंने मैनिपुलेट करा ऑप्शन को। द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द कंपनी वाज डेलिबरेटली विदहेल्ड एंड अनपेड बैलेंसेस वर अलाउड टू कम्युनिकेट। तो जमींदार क्या करता था, जो बची हुई प्रॉपर्टी जमींदार के नाम पे होती थी, जमींदार जानबूझ के टैक्सेस नहीं देता था। जमींदार थोड़ा पैसा रोक लिया करता था कि मैं टैक्स नहीं दे रहा, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट आती कि हमें टैक्स दो नहीं तो हम आपकी ज़मीन बेच रहे हैं, तो कहता था ठीक है मेरी ज़मीन बेच दो। और ज़मीन जब बिकने के लिए जाती थी, तो अगर वहाँ पे 100 लोग आए हैं ऑक्शन के अंदर, 100 लोग आए हैं, तो उसमें से 99 लोग इसके अपने बंदे होते थे, ठीक है। तो कोई कह रहा है 1 लाख, कोई कह रहा है 1,10,000, कोई कह रहा है 1,20,000, इस तरह से कर रहा है। तो फाइनली वो प्रॉपर्टी अगर 5 लाख का टैक्स था और वो 2 लाख की प्रॉपर्टी बिक रही है, तो राजा क्या, वो जो जमींदार था वो क्या करता था, 2 लाख चुपके से दे दिया करता था। जो भी ऑप्शन के लिए खड़ा बंदा, उसने 2 लाख रुपए दे दिए और ये प्रॉपर्टी घूम फिर के खुद फिर राजा के नाम, जमींदार के नाम पे हो गई। तो जमींदार अपनी ही प्रॉपर्टी खुद ही ऑप्शन करवा के, खुद ही खरीद के ईस्ट इंडिया कंपनी की आंखों में धूल झोंकता था कि देखो आपने मेरी प्रॉपर्टी ऑप्शन कर दी है। जहाँ उसे 5 लाख का टैक्स देना होता था, जहाँ उसे 5 लाख का टैक्स देना होता था, यहीं पे उसको 2 लाख का उसने ऑप्शन में बिडिंग करी और उसकी वो प्रॉपर्टी सेव हो गई, तो उसका टैक्स अमाउंट बच गया। समझ में आया? बेवकूफ था। अरे मोनेटाइजेशन वगैरह, जो डीमोनेटाइजेशन हुआ उसमें भी इतनी स्मार्टनेस सबने करी है ना। ठीक है। और इसके अलावा, अब मैंने तुम्हें को बोला कि 100 लोग अगर ऑक्शन में आ रहे हैं, उसमें 99 लोग या 90 लोग जो हैं वो आपके उसके हैं, इसके अपने बंदे हैं। तो अब बाहर का बंदा भी तो आ सकता है ऑक्शन में, पर ऐसा क्या होता था कि सिर्फ इसी के लोग खड़े होते थे, बाहर का बंदा नहीं होता था ऑक्शन में। तो व्हेन पीपल फ्रॉम आउटसाइड जो जमींदारी, ये पेज नंबर 263 पे है, सेकंड पैराग्राफ में, second line, when people from outside the zamindari brought an estate at an auction, they could not always take possession. At times, their agents would be attacked by lathiyals of the former zamindar. तो कई बार क्या होता था कि जब जमींदार की प्रॉपर्टी की जब ऑक्शन हो रही है और बाहर का बंदा आ रहा है उस ऑक्शन के अंदर, तो बीच रास्ते में ही गांव वाले उसको पीट दिया करते थे। क्यों? क्योंकि चाहे जमींदार कितना ही बुरा हो, है तो हमारे गांव का बंदा, हमारे गांव की जमीन किसी और के नाम पे जाएगी तो इससे तो हमारे गांव की बदनामी है। उस बदनामी को उन्होंने नहीं लेना था, उस ऑनर को उन्होंने प्रिजर्व करना था। इसलिए अगर कोई बाहर का बंदा ऑक्शन करने आता भी था, तो गांव के लाठी वाले लोग, लाठीआल्स, वो आके पिटाई कर देते थे, ठीक है। तो जमींदार के जो गांव वाले थे, भले ही उनकी जमींदार से बनती हो या नहीं हो, और गांव वालों की एक लॉयलिटी थी उनसे, तो इसलिए वो बाहर वाले बंदे को भी उसके अंदर नहीं आने देते थे। बाय द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी द डिप्रेसेस, ये हो गया है इसके अंदर, यहाँ तक आपको करना है। इतना समझ में आया? पेज नंबर 260 पे एक पिंक बॉक्स है, उसको मत छोड़ना। Rayot is the way that term Rayat used to designate peasants was spelt in British records. Rayot in Bengal did not always cultivate the land directly but leased it out to the under Rayot. तो Rayot वर्ड जो है वो पेजेंट्स के लिए यूज हुआ है, और जब पेजेंट अपनी जमीन पे खुद काम ना करके किसी और को लेंट आउट कर देता है वो जमीन की, आप काम कर लो, उसे अंडर रेवत, उन लोगों को अंडर रेवत कहते हैं जो उसकी जमीन पे आगे आगे काम करते हैं। तो रेवत और अंडर रेवत का डिफरेंस याद रखना। देन आपका पेज नंबर 263 पे एक पिंक बॉक्स है, दो हैं। एक है बेनामी, literally means anonymous, is a term used in Hindi and several other Indian language for transaction made in the name of fictitious or relatively insignificant person, whereas the real beneficiary remains unnamed. तो मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरी दादी, मेरी माँ, इनके नाम कर दी मैंने प्रॉपर्टी ऑन पेपर्स, एक्चुअली में मैं हूँ।
फिर मैंने अपने रामचरण के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी, पूछा रामचरण कौन है, मेरा कुत्ता है जी। ठीक है, तो बेनामी जो अनोनिमसली आपने उन लोगों के नाम पे कर दी जो एक्चुअली में इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, आपकी कोई काम वाली है उसके नाम पे कर दिया ऑन पेपर जस्ट बिकॉज ऑफ वुमेन है। तो आप बेनामी वो होते हैं जो एक्चुअली में इनसिग्निफिकेंट लोग होते हैं, जो फिक्टिशियस सेल होती हैं, और वहाँ पे आप नाम कर देते हो, एक्चुअल ओनर कोई और ही होता है। लाठियाल आर अ पर्सन जो कि गांव में लाठी ले लेके घूमते हैं, लाओ भाई किसको ठोकना है, किसको मारना है, किसको पीटना है, पीटो। समझ में आया? तेरा हुआ है, बहुत लोगों ने। yesterday I was watching a series, शारन स्टोन की थी, राष्ट्र। ठीक है, राष्ट्र एक सीरीज थी, उसके अंदर मतलब स्टोरी तो कुछ और ही थी, वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पे थी। उसके अंदर क्या था कि एक लेडी मर जाती है, बहुत पैसे वाली होती है, और उसका बेटा उसको मरवा देता है। बेटा इसलिए मरवाता है कि अब सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो जाएगी। बट वो लेडी क्या करती है, अपनी 50% ऑफ प्रॉपर्टी अपनी बंदरिया के नाम पे करके चली जाती है। हाँ, बंदरिया नाच रही है उसके बेटे के आगे। ठीक है ना? टॉपिक है फिफ्थ रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ रहा है पेपर में, इस साल के लिए याद रख लो। ठीक है, ये हर एक ऑल्टरनेटिव ईयर पे आया है क्वेश्चन, फिफ्थ रिपोर्ट या फिर डेक्कन राइट कमीशन। फिफ्थ रिपोर्ट आप यहाँ पे पढ़ेंगे और इस चैप्टर के एंड में आपको डेक्कन राइट कमीशन आएगा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल आना ही आना है, तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो फिफ्थ रिपोर्ट चीज क्या है ये हम फोर्थ लाइन से करेंगे। इट वॉज फिफ्थ ऑफ अ सीरीज of reports on administration and activities of East India Company, often referred to as fifth report। यहाँ से जो है रिपोर्ट्स जाती थी इंग्लैंड, जहाँ पे सारे रिपोर्ट्स में ये डिस्कशन किया जाता था कि आपका ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे कैसा काम कर रही है। जस्ट बिकॉज क्योंकि बाहर की जो काफ़ी सारी कंपनीज, एक सेकेंड होल्ड करना बेटा, एक सेकेंड होल्ड। नेक्स्ट टॉपिक है द फिफ्थ रिपोर्ट। Many of the changes we are discussing were documented in detail in a report that was submitted to the British Parliament in 1813। तो 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटेन के अंदर जो है एक रिपोर्ट बन के गई हिंदुस्तान से, जिसको फिफ्थ रिपोर्ट बोला जाता है। इट वॉज अ फिफ्थ सीरीज ऑफ रिपोर्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो एक्चुअली सीन क्या है कि हिंदुस्तान पे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया। ठीक है, तो हिंदुस्तान में राज करने का हक ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया था पूरे इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड की क्वीन के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन था। पर बहुत सारी कंट्रीज थी, बहुत सारे लोग थे जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते थे, इंडिया का फायदा लेना चाहते थे। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है हमेशा क्वीन से जो है वो कान भरते रहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा कर रही है वैसा कर रही है। तो उनकी बातों में आके जो है, या उनकी बात मानते हुए क्वीन क्या करती थी, हमेशा कुछ लोग भेजा करती थी जो हिंदुस्तान आते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्किंग देखते थे, और उसकी एक रिपोर्ट बना के जो है क्वीन को या जो भी आपका वहां पर है इंग्लैंड में, तो उनको सबमिट करते थे। तो ऐसी पांचवी रिपोर्ट का नाम है फिफ्थ रिपोर्ट, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को, कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे काम कर रही है हिंदुस्तान में, क्या सही कर रही है क्या गलत कर रही है, वो एक रिपोर्ट जो है आपकी ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट करी गई। ये रिपोर्ट 1002 पेजेस की बनी हुई थी, जिसमें से 800 पेजेस वर अपेंडिसेस दैट रिप्रोड्यूस द पिटिशन ऑफ जमींदार एंड रेओस। 800 पेजेस, 1002 पेजों की वो एक पूरी की पूरी फाइल थी, जिसमें 800 पेज में सिर्फ सारे जमींदारों की पिटिशन थी, सारे जमींदारों की कंप्लेंट थी, गांव वालों की कंप्लेंट थी कि हम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से इस बात से परेशान हैं। देन उसके अंदर रिपोर्ट्स ऑफ कलेक्टर थी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की, स्टैटिस्टिकल टेबल थे, कितना पैसा आया, कितना रेवेन्यू बना, बंगाल मद्रास से कितना पैसा आ रहा है, और कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, किस तरीके की कैटेगरी के लोग हैं, क्या सोशल डाइवर्सिफिकेशन है, सब कुछ यहाँ से जाता था। From the time the company established its rule in Bengal in mid 70s, its activities were closely watched and debated in England। जिस समय से 1760 के आस दौरान से, जब ब्रिटिश की सरकार हिंदुस्तान में स्थापित हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में स्थापित हुई थी, उसने अपना राज्य शुरू किया था, तब से ही उसकी आलोचना, उसका क्रिटिसिज्म जो है इंग्लैंड में बैठ के लोग कर रहे थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये गलत करा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सही करा, ये हर वक्त क्रिटिसिज्म चलता रहता था, बिकॉज दूसरी कंपनीज भी हिंदुस्तान में आना चाहती थी, और उनका आने का तरीका क्या बनता, अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी को नीचे दिखा दें तो ही दूसरी कंपनीज को मौका मिलता। तो देयर वाज क्रिटिसिज्म गोइंग ऑन इन इंग्लैंड, देयर वर मेनी
groups in Britain who were opposed to the monopoly that East India Company had over trade with India and China. तो काफी सारी ऐसी कंपनीज थी इंग्लैंड की जो इस चीज से खफा थी ब्रिटेन में इंग्लैंड की क्वीन से कि आपने सारा हक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया इंडिया और चाइना से ट्रेड करने का, हमें कब फायदा मिलेगा, हम कब एंजॉय करेंगे मोनोपोली राइट्स को, आप सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की तारीफ करते रहते हो। तो ये जो ग्रुप्स थे ये चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम बदनाम हो जाए ताकि उसकी मोनोपोली छीन के हम सबको भी ट्रेड करने का हिंदुस्तान में मौका मिले। An increasing number of private traders wanted a share in India trade, and the industrialists of Britain were keen to open up the Indian market for British manufacturers. तो सारे लोग आके हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते थे, अपना माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते थे, हिंदुस्तान से प्रॉफिट कमाना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि सारा हिंदुस्तान का पैसा खाली ईस्ट इंडिया कंपनी छीन के ले जाए। ठीक है, पूरे देश को पैसा नहीं मिल रहा, पूरे ब्रिटेन को पैसा नहीं मिल रहा, सिर्फ एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है राज्य कर रही है, एंजॉय कर रही है हिंदुस्तान में। ये बात इंग्लैंड के लोगों को, इंग्लैंड की कंपनीज को रास नहीं आ रही थी। Information about company misrule and maladministration was hotly debated in Britain, and incidents of greed and corruption of company officials were widely publicized in the press. तो हम यहाँ सोच रहे हैं कि ये अंग्रेज की कंपनी है और ये अंग्रेजी लोग हम पे शासन कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, बट एक्चुअली में ये कंपनी की भी पीछे बैंड बज रही थी, इस कंपनी का भी क्रिटिसिज्म हो रहा था। आए दिन इंग्लैंड के न्यूज़पेपर में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है बुराइयां करी जाती थी कि किस तरह से ये हिंदुस्तानियों को परेशान कर रहे हैं, किस तरह से ये ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। The British Parliament passed a series of acts in the late 18th century to regulate and control the company rule in India, enforce the company to produce regular reports on the administration of India, and appointed committees to inquire into the affair of the company. अब इन सब बातों के चलते वहाँ के जो क्वीन के इंग्लैंड के क्वीन और किंग थे वो जो है वो थोड़ा सा जागरूक हो गए, वो थोड़ा सा एक्टिवेट हो गए और उनको समझ में आएगी हमें नजर रखनी पड़ेगी, अदरवाइज हमारे अपने देश के लोग हमसे नाराज होकर बैठ जाएंगे। तो उन्होंने काफी सारे ऐसे एक्ट पास करे, ऐसे लॉज पास करे, ऐसे रिफॉर्म्स पास करे जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर थोड़ी कम हो गई। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जबरदस्ती का एक रूल लगा दिया गया कि हर साल आपके यहाँ से एक रिपोर्ट सबमिट करी जाएगी जिसके अंदर आपके वर्किंग के ऊपर, आपके एडमिनिस्ट्रेशन स्टाइल के ऊपर पूरा नजर रखी जाएगी और वो रिपोर्ट सबमिट करी जाएगी। ठीक है, तो ये फिफ्थ रिपोर्ट भी इसी एक तरीके की रिपोर्ट थी, 5वें साल की रिपोर्ट थी। और इसको जो है कौन सी कमेटी ने आके वो लिख के ले गई थी, या कौन सी कमेटी आई थी इसके ऊपर नजर रखने के लिए, सिलेक्ट कमेटी 1 मार्कर। इसको याद रखना, फिफ्थ रिपोर्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय सिलेक्ट कमेटी 1 मार्कर। It became the basis of intense parliamentary debates on the nature of East India Company rule in India. तो ये जब रिपोर्ट सामने आई काफी सारी डिबेट डिस्कशंस हुई इस रिपोर्ट को लेके। पेज 265, for over a century and a half, the fifth report has shaped our conception what happened in rural Bengal in late 18th century. The evidence contained in the fifth report is invaluable, but official reports like to have this to be read carefully. तो इसके अंदर जो भी रिपोर्ट में सबमिट हुआ उसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुई, कोई बहस हुई, एंड हम इसको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस फिफ्थ रिपोर्ट को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं हिस्ट्री का, कि हमें काफी इंफॉर्मेशन बंगाल के रूल के बारे में उस समय की पता चलती है। इस तरीके की रिपोर्ट को पढ़ते हुए हमें बहुत नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए चीजें, हमें सोच समझ के पढ़ना चाहिए, बिकॉज देयर कुड बी वेरियस मिस्टेक्स और देयर कुड बी वेरियस थिंग्स जो बहुत एग्जैजरेट करके लिखी हो जो एक्चुअली में ना हो, जस्ट लाइक प्रशस्ति। Researchers have carefully examined the archives of the Bengal Zamindar and local records of the district to write about the history of colonial rule in rural Bengal. They indicate that, on intent on criticizing the administration of the company, the fifth report exaggerated the collapse of traditional zamindari power, as also overestimated the scales on which zamindars were losing their land. तो इन्होंने क्या रिपोर्ट में सबमिट करा कि हिंदुस्तान का जो जमींदारी सिस्टम है वो है ही बेकार, बकवास है, फ्लॉप आइडिया है। इंडिया में आज तक जो इतने सालों से जमींदारी सिस्टम चला रहा था, मनी लेंडर सिस्टम आ रहा था, ये तो फ्लॉप आइडिया, ये होना ही नहीं चाहिए था। दूसरी चीज उन्होंने जो दिखाई फिफ्थ रिपोर्ट में कि इंग्लिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है, उसने जो है बहुत सारा लैंड जो है ऑक्शन करके बहुत सारा पैसा कमाया है, वो जो है खूब अच्छे से काम कर रही है, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। तो एग्जैजरेटेड नंबर्स दिए गए थे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब जमींदारों की जमीन बेची जाती तो घूम के वो जमींदार को ही मिल जाती, तो एक्चुअल में जमींदार ने इतनी लैंड नहीं खोई थी जितना ऑन पेपर्स दिखाई गई थी। दिस इज द क्रिटिसिज्म ऑफ फिफ्थ रिपोर्ट। ये पेपर में आएगा, 3 मार्क्स में ज्यादातर चांसेस हैं इसके आने के, ये 8 मार्क्स में भी आ सकता है। तो इस टॉपिक को 3 to 8 मार्क्स में लेके चलेंगे। एंड सोर्स 2 फ्रॉम द फिफ्थ रिपोर्ट, इट्स अ 6 मार्कर क्वेश्चन। अगर आपका ये क्वेश्चन नहीं आया 8 नंबर में तो 6 नंबर में क्वेश्चन 100% आ रहा है। सोर्स 2 फ्रॉम द फिफ्थ रिपोर्ट, चाहना इसको पढ़ो।
ये जो सोर्स रखा है फ्रॉम द फिफ्थ रिपोर्ट, इसके अंदर ये दिखा रहे हैं कि फिफ्थ रिपोर्ट जो गई है उसके अंदर लिखा हुआ है कि देखो इतने लाखों की जमीन थी, हमने बेच दी, ये करा वो करा, बट ये एग्जैजरेटेड थी। इसके अंदर आपको क्रिटिसिज्म लिखना है जो आपको पेज 265 के सेकंड पैराग्राफ में मिलेगा कि इसके अंदर जो है मैल एडमिनिस्ट्रेशन है, एग्जैजरेटेड नंबर है, जमींदारी सिस्टम को ज्यादा कोलैप्स होते हुए दिखाया जितना था नहीं। इसके अलावा ये दिखाया गया कि ओवरली इन्होंने दिखाया कि जमींदारों ने इतनी इतनी जमीन बेच दी, उनकी जमीनें हार गई, गिरवी हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो ट्रू फैक्ट नहीं था। तो फिफ्थ रिपोर्ट भले ही सही रिपोर्ट ना हो, स्टिल उसको हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मानते हैं। इतना क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन, द हो एंड द फ्लो। ये पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं। अगेन बोर्ड्स का ये भी एक फेवरेट टॉपिक है, हो एंड फ्लो। हो एंड फ्लो अगर आप देखोगे तो ये दोनों के दोनों जो है एग्रीकल्चर में यूज होने वाली चीजें हैं। एक चीज होता है आपका हल, फ्लो। फ्लो इज योर हल, जो गाय पे पीछे लगा के जो पूरा खेत जोतने का काम करते हैं, वो होता है फ्लो। हो जो होता है सिकल टाइप होता है, जो आप हाथ से ऐसे ऐसे काटने के लिए कोई भी दरांत टाइप चीज होती है। ठीक है, तो कुछ लोग खेती बाड़ी करते थे, कुछ लोग ट्राइबल लोग थे। ठीक है, इनके बीच में अंग्रेजों ने लड़ाई करवा के बहुत फायदा करा है अपना। ठीक है, तो दो कैटेगरी के लोग होते हैं गांव में। गांव में जंगल भी थे पहले और गांव के अंदर एग्रीकल्चर लैंड भी थे। जो लोग एग्रीकल्चर लैंड पे काम करते थे उसे किसान, पेजेंट ये सब नाम दिया जाता था। जो लोग जंगल में काम करते थे, जंगल में रहते थे, जंगल में ही उनकी लाइफ थी, उनको जंगली, ट्राइबल ये सारे नाम दिए जाते थे। तो जो जंगल में रहने वाले लोग थे वो हो को यूज करते थे, वो सिक्कल को मतलब जंगलों की झाड़ियां काट काट के अपना सर्वाइवल किया करते थे। और जो आपका खेतों में रहने वाले, खेतों में खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, उन्हें फ्लो पीपल बोलते थे, कि उनका हल चलाते थे। तो इन दोनों के बीच में जमीन के टुकड़े के लिए किस तरह से अंग्रेजी शासन ने लड़ाई करवाई, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरह से लोग डिफरेंट माइंडसेट के लोग थे, इनका माइंड लाइफ स्टाइल क्या था, एंड किस तरह से अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए इनको यूज करा, वो सब हम पढ़ेंगे। जिसके अंदर हम सबसे पहले एक साइड में बॉक्स है बुकानन, वो रीड करते हैं कि हु वाज बुकानन। ये आपको अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बुकानन भाई साहब के बारे में आपको पेपर में आ सकता है। कोई इसे बुचानन बोलता है, कोई बुकानन बोलता है, तो यू कैन यूज इट दैट वे। फ्रांसिस बुकानन जो थे ये फिजिशियन थे, जो इंग्लैंड में थे। एंड ये बंगाल मेडिकल सर्विस करके जो है उसके अंदर एज अ फिजिशियन आए थे। ये सर्जन थे टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड वेलेस्ली। वन मार्कर में आपको याद रखना कि उनके सर्जन थे, सर्जरीज करते थे। जब ये कलकत्ता में रह रहे थे, उन्होंने एक जू स्टैब्लिश करा था जिसका नाम कलकत्ता अलीपुर जू रखा गया था। उसके अलावा ये बोटानिकल गार्डन्स वगैरह के भी इंचार्ज थे शॉर्ट पीरियड के लिए। गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के रिक्वेस्ट पे इन्होंने जो है बंगाल के काफी सारे, ही अंडरटुक डिटेल सर्वे ऑफ द एरियाज अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जो बंगाल के जितने भी रीजन पड़ते थे, वहां पे जाके पूरा सर्वे करना कि किस तरीके के लोग हैं, कैसा सॉइल है, उससे हिंदुस्तान से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फायदा मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता, उन सब की स्टडी करने को बोला गया था। 1815 में वो बीमार हो गए थे, इंग्लैंड वापस चले गए थे अपनी मदर की डेथ के बाद। उनको वहां की प्रॉपर्टी भी मिल गई थी, उन्होंने अपनी मदर का सरनेम हैमिल्टन भी लगा लिया था। इन द हिल्स ऑफ राजमहल। अब आपका जो बंगाल है, बंगाल के अंदर आपका पेरीफेरी ऑफ झारखंड, बिहार, ये सारा भी सेक्शन टच होता है। झारखंड का, छत्तीसगढ़ का पेरीफेरी आपका टच होता है। तो वहां पे क्या है, वहां पे आपका ट्राइबल सेक्शन पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे काफी सारे घने जंगल पड़ते हैं, ट्राइबल एरियाज पड़ते हैं। तो उन सब का स्टडी करना, वहाँ पे जो नॉर्मल एरियाज के अंदर लोग रह रहे हैं उनका स्टडी करना है, किस तरीके की सोशल कैटेगरी है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का सॉइल क्वालिटी कैसा है, उससे अंग्रेजी शासन को क्या फायदा मिल सकता है, क्या उगा के किस तरह से रखे, वो सब पढ़ने के लिए इनको भेजा गया था कि आप सर्वे करो, रिपोर्ट बना के हमें दो। So in the early 19th century, Buchanan traveled through Rajmahal Hills. From his description, जो हिल्स थी इम्पेनिट्रेबल थी। हिल्स इम्पेनिट्रेबल इसलिए थी कि घने जंगल थे, घने जंगल को पार करना बहुत मुश्किल होता है। अ जोन वेयर फ्यू ट्रैवलर्स वेंचर्ड, कि इस एरिया में बहुत ही कम लोग जाते थे, काफी खतरा होता था। और जब ये यहाँ से निकल रहा था तो लोग इसे बड़े गुस्से से, बड़े अचंभित होके, क्वेश्चनेबल वे में, नॉट इन अ वेरी पॉजिटिव वे उसको ले रहे थे, और लोग इनसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो ये जंगल में रहने वाले, पहाड़ी में रहने वाले लोग कौन थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बुकानन ने अपनी डायरी में, अपने जर्नल में इसके बारे में सारा कुछ मेंशन करा। इन्होंने बताया कि किस तरीके के इलाके में गए, किन लोगों से मिले, उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या सवाल इनके मन में थे, उनके मन में थे, वो सब इन्होंने रिकॉर्ड किया।
नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। जो पहाड़ों पे रहने वाले लोग होते हैं उन्हें पहाड़ियाज भी बोलते हैं, ठीक है। If we look at the late 18th century revenue records, we learn that hill folk were known as पहाड़ियाज। तो पहाड़ी लोगों को हम पहाड़ियाज बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम गढ़वाली, कुमाऊं, इस तरह की बातें बोलते हैं। तो पहाड़ों में रहने वाले लोग पहाड़िया होते हैं। ये राजमहल हिल्स के पास रहते थे। जो भी जंगलों में उगता था उसी के ऊपर अपना गुजारा करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे कि अभी ये उगा लिया, फिर स्लैश एंड बर्न करके दूसरी चीज उगा ली। तो ये क्या करते थे कि झाड़ियां कट करते थे, जो अंदर अंडरग्राउंड झाड़ियां होती थी उसको जला के जगह को साफ करके वहां पे चीजें उगाया करते थे। जब आप किसी चीज को जलाते हो, उसकी एशेस को मिलाते हो, तो पोटैश की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जो कि अच्छी होती है। और उसके बाद ये होज, इनके हाथ में होज होते थे, ठीक है, सिकल टाइप होते थे, जिससे ये हल्के हल्के खड्डे करा करते थे जमीन के अंदर, एंड उसके अंदर ये जमीन के अंदर चीजें उगा लिया करते थे। ये फॉरेस्ट से जो है सबसे ज्यादा महुआ फ्लावर को इकट्ठा करा करते थे, सिल्क ककून्स को इकट्ठा करते थे, किशमिश रेजिन्स मीठा कुछ इकट्ठा करते थे, एंड वुड चारकोल प्रोडक्शन के लिए वुड इकट्ठी करते थे। तो ये सब चीजें ये जंगलों से हासिल किया करते थे, ठीक है। द लाइफ ऑफ पहाड़िया, नेक्स्ट पेज पे लास्ट पैराग्राफ। द लाइफ ऑफ पहाड़िया एज हंटर, शिफ्टिंग कल्टीवेटर, फूड गैदरर, चारकोल प्रोड्यूसर, सिल्क वर्म रेयरर्स, इस तरह की जिंदगी इनकी हुआ करती थी। दे लिव्ड इन हटमेंट्स विद टैमरिंड ग्रोव्स, ठीक है, इमली के पत्तों से इनकी झाड़ियां बने हुए घर होते थे। और ये आम के पेड़ के नीचे वक्त गुजारा करते थे, अपना टाइम पास किया करते थे। दे कंसिडर द एंटायर रीजन एज ए लैंड, इनको पूरे पूरे जंगल, पूरे पूरे पहाड़ सिर्फ अपना घर लगते थे, कि हम कहीं पे भी रह सकते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं। The basis of their identity as well as survival, they resisted the intrusion of outsider, ये बाहर वाले को अपने इलाके में घुसने नहीं देते थे, मार पीट के भगा देते थे। Their chief maintained the unity of the group, तो इन ग्रुप का भी, जो पहाड़ी लोग होते थे, इनका भी एक सरदार होता था, इनका भी एक हेड होता था, जो कि अंदर के मामले सारे सुलझाता था, पूरे ग्रुप को इकट्ठा करके रखता था। और अगर इन ग्रुप की आपस में कोई लड़ाई हो जाती है तो इन ग्रुप को लीड करने का काम भी इनका हेड किया करता था। देन नेक्स्ट पॉइंट, next paragraph. With their base in the hill, the Pahadiya regularly raided the plains where settled agricultures lived. Their raid were necessary for survival, particularly in years of scarcity. तो ये जो जंगल में रहने वाले पहाड़ी लोग होते थे, ये क्या करते थे, जब इनको खाने की कमी हो जाती थी, जब इनको बहुत रहता था कि हमारे पास खाना नहीं है, अपना गुजारा करना है, तो कैसे गुजारा करें, तो ये जो प्लेन एरियाज होते थे, खेती बाड़ी के जो रीजन होते थे, वहां पे जाके धावा बोलते थे, वहां लोगों की मार पिटाई करते थे, और वहां पे जो फसल उगी हुई होती थी उसको तोड़ के ले आते थे और अपना पेट भरा करते थे लाके गाँव अपने पहाड़ों में। तो कहीं ना कहीं पहाड़ी वाले लोगों की और जो पेजेंट किसान लोग थे, उनके आपस में नहीं बनती थी, क्योंकि किसान लोगों को हमेशा डर रहता था कि कब ये पहाड़ी वाले लोग आ जाएं, कब मारपीट करके हमारी फसल ले जाएं, इनका कुछ नहीं पता, ठीक है। तो हमेशा एक झगड़े वाला सीन रहता था। दे वर अ वे ऑफ असर्टिंग पावर ओवर सेटल्ड कम्युनिटी, और ये काम पहाड़ी वाले लोगों को करने में मजा भी आता था, क्योंकि वो अपनी ताकत दिखाना चाहते थे कि हम बहुत ताकतवर हैं। एंड ये जो है, इनके डर के मारे जो खेती बाड़ी करने वाले किसान लोग थे, इन्होंने इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था कि आप मारो पीटो मत, फसल मत खराब करो, हम थोड़ा बहुत आपके लिए भारी रख दिया करेंगे, आप ले जाया करना, ठीक है। द जमींदार ऑन द प्लेन्स हैड टू ऑफन परचेज पीस बाय पेइंग अ रेगुलर ट्रिब्यूट टू द हिल चीफ, तो वो जो इनका ट्राइबल का पहाड़ियों का सरदार होता था, हेड होता था, ये उसको जो है कुछ पेमेंट या कुछ आपका जो है खाने पीने का सामान वगैरह देके शांत कराया करते थे। और ये साथ के साथ वो जो है सरदार को पैसे दिया करते थे, जो ट्राइबल लोगों को, क्योंकि हमें जंगल का रास्ता कई बार आने जाने के लिए यूज करना होता है, तो आप हम पे अटैक मत करना, उसके भी हम आपको पैसे अभी से दे रहे हैं। एक बार ये लोग पैसे दे दिया करते थे तो इनके लिए रास्ते खुल जाया करते थे, और जो पहाड़ी लोग थे वो मेक श्योर करते थे कि ये जो किसान लोग यहाँ से निकले तो इनको कोई कुछ ना बोले। इतना समझ में आया चाहना? किसान क्योंकि टैक्सेस देता था इनको, किसान कहता था मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, मुझे प्रोटेक्शन दे दो, मारना मत मुझे। पहाड़ी लोगों से प्रोटेक्शन, मतलब कि अगर मैं तुम्हारे इलाके में जा रही हूँ तो मैं तुमसे बचने के लिए तुम्हें पैसे दे रही हूँ, कि चाहना मुझे मारना पीटना मत अगर मैं तुम्हारे इलाके में आ गई तो, क्योंकि मुझे रजौरी जाने के लिए तुम्हारे इलाके को यूज करना पड़ेगा, रास्ते में तुम मुझे मारने ना लग जाओ, इसलिए मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ पहले से, पैसे ले लो। चाहना का एक, क्योंकि तुम मेरे इलाके से गुजर रही हो मैम।
मेरे इलाके से क्यों गुजरी है? मेरा इलाका ऐसे होता है। ठीक है, तो आप मेरे इलाके से गुजरोगे, आप नहीं मारोगे, आपका पड़ोसी मुझे मारेगा, क्योंकि उसको उस इलाके को वो भी अपना समझ रहा है। हाँ, क्योंकि मुझे पैसा मिल गया, मैं इसको जाने दूंगी। ठीक है ना? तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, खेती बाड़ी करने वालों में और पहाड़ी लोगों में जो कॉन्ट्रैक्ट था, बड़ा कमजोर सा कॉन्ट्रैक्ट था, कभी भी टूट सकता था। It broke down in the last decade of the 18th century when frontiers of settled agriculture were being aggressively extended in eastern India. तो अंग्रेजों ने यहाँ पे दिमाग लगाया। अब अंग्रेजों को क्या चाहिए? अंग्रेज लोगों को ये चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा खेती बाड़ी हो, ज्यादा खेती बाड़ी हो, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो तो उससे हम ज्यादा टैक्सेस ले लें। अंग्रेज लोग ये चाहते थे। अब उसको ज्यादा करने के लिए इनके पास एक ही रास्ता था कि पहाड़ों के जंगल को कटवाओ, वहां पे प्लेन एरियाज क्रिएट करो और वहां पे खेती बाड़ी करो। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या करा, जमींदार वगैरह के साथ मिलके ये एक अग्रीमेंट साइन कर लिया कि अब खेती बाड़ी करने, और जो आपका जंगल है उनको काटना है, जंगल के एरिया को साफ करो। ठीक है, इन एरियाज को साफ करो, यहाँ पे चावल उगाएंगे। ठीक है, to the British extension of settled agriculture was necessary to enlarge the source of land revenue produce crop for export। तो अंग्रेज लोग चाहते थे कि जंगल कट जाए, ये प्लेन एरिया बन जाए, यहाँ पे चावल उगाएं जिनको हम एक्सपोर्ट करें पूरी दुनिया में और खूब पैसा कमाएं। ठीक है, और वैसे भी इनको जो जंगल में रहने वाले लोग थे, ये पसंद नहीं थे अंग्रेजों को। इनको लगता था कि ये जंगल वाले लोग ना हमारी सुनते ही नहीं है, हमारी इज्जत नहीं करते, हमसे डरते नहीं है, तो इनको अच्छा है ये हट ही जाए। तो अंग्रेजों को ये जो जंगली लोग थे, ये वाइल्डनेस, ये सैवेज, अनरूली, प्रिमिटिव, डिफिकल्ट टू गवर्न टाइप लोग लगते थे, जिनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता था। तो ये मानते थे कि जंगल साफ हो जाए उतना ही अच्छा अंग्रेज लोग, और यहाँ पे जो है खेती बाड़ी करी जाए। तो इन लोगों ने मिलके, अंग्रेजों ने गोलियां दिखा दिखा के उन लोगों को डराना शुरू करा, पहाड़ी वाले लोगों को, और खेती बाड़ी करने वाले लोगों ने पेड़ काट काट के प्लेन एरियाज बनाए। और उससे क्या हुआ, सेटल्ड एग्रीकल्चर का जो एरिया था वो बढ़ने लग गया, खेती बाड़ी करने वाला एरिया जो है वो बढ़ने लग गया, जंगल वाला एरिया, पैस्चर लैंड कॉन्ट्रैक्ट कर गया, कम हो गया, जिसकी वजह से पहाड़ में रहने वाले लोग और खेती बाड़ी करने वाले लोगों का झगड़ा, आपस में जो बैड रिलेशन था वो वर्स हो गया। ठीक है, the former began to raid settled villages with increasing regularity, carrying away food, grains and cattle। अब पहाड़ी लोग अपना बदला लेने के लिए क्या करने लग गए, डेली हर दूसरे तीसरे दिन जो है किसानों के ऊपर अटैक करने लग गए, उनका अनाज ले जाते, उनकी गाय भैंस उठा उठा के ले जाते। तो अंग्रेज लोग जो थे वो ट्राई कर रहे थे रोकने की, बट वो रोक नहीं पा रहे थे, वो इतने ज्यादा जो है गुस्से वाले हो चुके थे पहाड़ी लोग। इन द 1770 ब्रिटिश ने बहुत सारे तरीके अपनाए इन पहाड़ी लोगों को रोकने की। ये अलग से क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, कि ब्रिटिशर्स ने क्या क्या स्टेप्स लिए ये पहाड़ी लोगों को रोकने के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने गोलियां गोलियां चलवानी शुरू करी, कि जहां पहाड़ी दिख जाए गोली मार दो, चाकू मार दो, जैसे मर्जी इनको खत्म करो। ये इससे बात नहीं बनी। उसके बाद 1780s में अगस्तस क्लीवलैंड करके, ये भागलपुर एरिया के कलेक्टर थे, आईएएस थे, इन्होंने एक पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन निकाली, अलग से आ जाएगा 1 मार्क की पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन क्या थी। इन्होंने पहाड़िया चीफ को बुलाया, जो पहाड़ी लोगों के ग्रुप का सरदार था उसको बुलाया, और उसको बोला, पैसे उसके सामने रखते हुए, कि हम तेरे आगे पैसे रख रहे हैं, अपने आदमियों को बोल संभल के रहें, शांति से रहें, जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं उनसे पंगे नहीं लेंगे। ठीक है, तो पहाड़ी का जो सरदार होता था, जनरली जो पहाड़ी ग्रुप का सरदार होता था, वो ये पैसा नहीं लेता था, और सामने वो ब्रिटिश को जो है, ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को झाड़ के आ जाता था कि मैं अपने ग्रुप के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तुम्हारा 1 रुपया भी मुझे नहीं चाहिए, वापस रखो अपना पैसा। बट कोई कोई आपका सरदार ऐसा होता था, लीडर ऐसा होता था जो लालची होता था, और वो पैसे ले लिया करता था। जैसे ही ग्रुप के अंदर ये खबर आती थी कि हमारे सरदार ने पैसे ले लिए हैं, तो वो उसकी थू थू करते थे, उसकी बुराइयां करते थे, और उसको अपना सरदार मानने से मना कर देते थे। तो ऐसे चलते क्या हुआ, पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन भी फ्लॉप हो गई, किसी सरदार ने पैसे नहीं लिए, और जिसने लिए वो सरदार की पोस्ट से ही हट गया। ठीक है, तो ये मामला भी, पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन जो है ये भी हार गया। ठीक है, पर धीरे धीरे जो है ब्रिटिश सरकार ने इतने पहाड़ी लोगों को मार दिया था कि पहाड़ी लोग अंदर 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 पहाड़ियों में चले गए थे, और ये बहुत ही गुस्से में रहने लग गए थे, और इनका जब भी इनको कोई बाहर वाला दिखता था उसको मारपीट डालते थे। तो जब बुकानन उस पहाड़ी के इलाके से निकला, तो वो पहाड़ी वाले उन लोगों को देख रहा था, और वो पहाड़ी वाले लोग उसको उसी गुस्से से देख रहे थे कि ये अंग्रेज शासन की वजह से ही हमारी जिंदगी खराब हुई है। समझ में आया?
ठीक है, लास्ट पैराग्राफ। By this time, in fact, there were new intimation of dangers. Santhals were pouring into the area. अब एक नई कैटेगरी ऑफ पीपल आ रहा है, एक नया ट्राइबल ग्रुप आ रहा है जिसका नाम है संथल। ठीक है, अंग्रेजों ने इनके साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। संथल उतने ही खड़ूस लोग थे जितने ये पहाड़ी खड़ूस लोग थे, उतने ही झगड़ालू लोग थे जितने ये पहाड़ी लोग थे। तो टक्कर के बंदे लग रहे थे ये। जो किसान है वो डरता है, वो अपना घर चलाने से मतलब रखता है, और ये जो संथल का ग्रुप था ये लड़ाई करने में बिलीव करता था। तो ये ट्राइबल से, ये जो आपके पहाड़ी लोग थे उनसे पूरी मैचिंग करते थे। तो अब अंग्रेजों को लगा ये संथल को टारगेट करना ज्यादा बेटर काम है। तो संथल जो थे वो इस एरिया में आ रहे थे। अंग्रेजों ने इनके साथ क्या वो करा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा कि आप आओ, आप जंगल वंगल साफ करो, आप पत्थर यहाँ के जो है प्लोइंग वगैरह खेती बाड़ी करना शुरू करो, कॉटन उगाओ, चावल उगाओ। ठीक है, संथल से कहा ठीक है हम करेंगे। और अंग्रेजों ने कहा जितना तुम एरिया साफ करते चले जाओगे उसमें से 10% हिस्सा हम आपके नाम कर देंगे। तो संथल खुश हो गए थे कि हम जंगल साफ करते हैं, 10% एरिया हमारा अपना हो जाएगा। तो उन्होंने खूब काम करना शुरू कर दिया और पहाड़ी लोगों को और पीछे पीछे धकेलते धकेलते बिल्कुल जंगलों के अंदर कर दिया। तो पहाड़ी जो लोग थे उनको हो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जो हाथ का जो होता है फावड़ा टाइप, एंड ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। और जो किसान थे खेती बाड़ी करने वाले लोग उनको प्लो के साथ, ये कहते हैं उसको, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, ये लास्ट लाइन आपको क्वेश्चन आएगी जो पूरा आपको लिखना होगा। द बैटल बिटवीन द हो एंड द प्लो वाज अ लॉन्ग लॉन्ग वन। तो पहाड़ी और सेटल्ड एग्रीकल्चर के बीच का जो झगड़ा था वो बहुत पुराना झगड़ा था। एक्सप्लेन करिए, 8 मार्कर क्वेश्चन। इतना क्लियर हुआ? ये तो लास्ट लाइन है पेज 269 की। लास्ट लाइन है द बैटल बिटवीन हो एंड द प्लो वाज अ लॉन्ग वन। इसके अंदर ये किसकी बात कर रहे हैं? ये पहाड़ी लोगों की और किसानों की लड़ाई की बात कर रहे हैं कि सेटल्ड एग्रीकल्चर करने वाले लोग जो खेती बाड़ी कर रहे हैं उन लोगों का झगड़ा, और जो पहाड़ों में रहने वाले पहाड़ों में रहने वाले लोगों का झगड़ा है वो बहुत पुराना है। इसको एक्सप्लेन करो, जिसमें आपको ये सारे पॉइंटर्स लिखने हैं। मैंने फोटो भेजी हुई है, उसमें पॉइंटर्स बने हुए हैं। संथल अलग है, अभी संथल के बारे में इन्होंने संथल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया बीच में। संथल के बारे में हम नेक्स्ट पेज से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। संथल का, हाँ, सेटलर्स आपके वो किसान लोग हैं। संथल एक और आपका नए सेटलर्स आए, नया एक ग्रुप एंटर हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और संथल की विचारों की क्या बैंड बजाई अंग्रेजों ने वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रख रही हूँ, इसको कवर करोगे।